जय हिंद दोस्तों। आई होप कि तुम सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और उस पढ़ाई को और बढ़िया बनाने के लिए, अपने प्रीलिम्स को और बेहतर बनाने के लिए हम लोग फिर से आसाम स्पेसिफिक पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे। ठीक है, जो अपकमिंग एपीएससी प्रीलिम्स या एपीएससी के और भी दूसरे एग्जामिनेशंस दोगे उसमें भी हेल्प करेगा, स्पेशली सीसीई के लिए, एपीएससी सीसीई जो 8 जून को है। तो आज के आसाम स्पेसिफिक पीवाईक्यू एनालिसिस में पहला क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने है वो क्वेश्चन करंट अफेयर्स बेस्ड है, रिसेंट के करंट अफेयर्स बेस्ड है। तो क्या क्वेश्चन है, पूर्णिमा देवी बर्मन फ्रॉम असम इज वेल नोन फॉर हर कंजर्वेशन एफर्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इस क्वेश्चन से ना पहले तो हमें दो चीजें देखनी है। पहला क्या कि पूर्णिमा देवी बर्मन जो है ये कंजर्वेशन प्रोग्राम कर रही हैं पर्टिकुलर किसी स्पीसीज को लेकर, तो ये कौन है, इनका क्या रोल है, इनको क्या डिफरेंट ऑनर्स मिले हैं, किन किन अवार्ड से इनको नवाजा गया है, वो चीज हमें मालूम रखना है। क्योंकि रिसेंटली यू मस्ट नो शी वॉज द ओनली वुमन फ्रॉम इंडिया जो कि टाइम्स मैगजीन के इन्फ्लुएंसर वुमेन वाली लिस्ट में थी 2025 के। तो इंपॉर्टेंट तो हो गया। अब इनके कंजर्वेशन एफर्ट से एनवायरमेंट से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया है कि किस स्पीसीज को कंजर्वेशन को लेकर, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ये न्यूज में थी, ये जिसके वजह से इनको जाना जाता है। तो कौन सा स्पीसीज है वो स्पीसीज है ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क। अब सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, हमें ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क का आईयूसीएन स्टेटस क्या है, कैसा स्पीसीज है, क्या उसके फीचर्स होते हैं, ये सारे डिटेल्स भी जानने हैं। दैट वी विल सी इन दिस एनालिसिस, वो हम लोग इस एनालिसिस में देखेंगे। यहां पर मैम पूर्णिमा देवी बर्मन है और आप देख सकते हो इस पिक्चर में इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया जा रहा है। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑनरेबल श्री रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया था। ये वही पिक्चर है। और ये जो है पूर्णिमा देवी बर्मन जी, इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार या बाकी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, अभी हम देखेंगे। वो मेनली एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं, कंजर्वेशन का काम करती हैं, स्पीसीज के कंजर्वेशन से रिलेटेड अवेयरनेस का काम कर रही हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं, कंजर्व कर रही हैं। कौन सा स्पीसीज, स्पेशली ये स्पीसीज जिसे हम ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क बुलाते हैं, और असमीज लैंग्वेज में अगर हम बात करें, लोकल लैंग्वेज में, तो इसको हरगिल्ला के नाम से बुलाया जाता है। तुम में से भी कई लोगों ने हरगिल्ला के बारे में सुना होगा और देखा होगा। यह है हमारा हरगिल्ला। इसको लेकर, हरगिल्ला को लेकर लोगों के बीच में एक इमेज बनी हुई थी कि ये स्कैवेंजर बर्ड है। यूजुअली जहां पे कचरे का ढेर होता है या जंगल रहते हैं, अर्बन रीजन्स में मोस्टली मिल जाता है। और जो हमारी पूर्णिमा देवी बर्मन जी हैं, ये गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास्टर्स किया एनवायरमेंटल साइंस में ही, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड बायोलॉजिस्ट बन रही हैं, तो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड इन्होंने मास्टर्स किया, फिर अपना आगे का स्टडी किया। तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के पास ही इन्होंने एक रोज क्या विटनेस किया कि एक इंसान एक बड़ा सा पेड़ कटवा रहा है जिसमें एक नेस्ट था, एक घोंसला था, किसका, इसका, हरगिल्ला का। बट लोग ना हरगिल्ला के नेस्ट को बदकिस्मती की तरफ देखते थे, एक बैड ओमेन की तरह देखते थे, क्योंकि इसका जो नेस्ट होता है, घोंसला होता है, वो बड़ा गंदा होता था, बदबू आती है उससे। स्कैवेंजर बर्ड है तो कहीं पर भी सपोज कचरे का ढेर लगाया, वहां पे कोई पुरानी मछली पड़ी है, उसको उठा के ले आया तो बदबू ही आएगी। इसलिए वो इंसान पूरा का पूरा पेड़ कटवा रहा था, जिससे वो बेचारा, इसमें कई सारे हरगिल्ले थे, कई सारा ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क था, उसकी डेथ हो जाती। इनको ये चीज देखकर बड़ा बुरा लगा एंड देन सी स्टार्टेड रेजिंग अवेयरनेस। और फिर इन्होंने अवेयरनेस फैलाना शुरू किया और ऐसा अवेयरनेस फैलाया गाइस कि इन्हें यूएन यूनाइटेड नेशंस में भी सम्मानित किया गया और इंडिया में भी नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनके वर्क के लिए। नाउ वी विल स्टडी मोर अबाउट हर, इनके बारे में हम और देखेंगे, और हरगिल्ला या ग्रेट एडजुटेंट स्टॉर्क के बारे में भी। आगे से तुम्हें भी कभी हरगिल्ला दिखे तो तुम उसको हड़काना मत। हरगिल्ला हड़काने के लिए नहीं है, हरगिल्ला कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए है। उसके कंजर्वेशन को लेकर जो हमारी पूर्णिमा देवी बर्मन जी हैं, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, सो वी शुड आल्सो रिमेंबर इट। इनके अवार्ड्स की हम बात करें तो नारी शक्ति अवार्ड तो है ही, साथ ही साथ पूर्णिमा देवी बर्मन को विटले अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। दिस विटले अवार्ड इज नोन एज ग्रीन ऑस्कर। जैसे ऑस्कर फिल्म में आर्ट के फिल्म के सेक्शन में दिया जाता है, उसी तरह इस विटले अवार्ड को जो यूनाइटेड किंगडम देता है, इसे ग्रीन ऑस्कर बुलाया जाता है। जब आप बायोलॉजिस्ट का काम करें, जूलॉजिस्ट का काम करें, कंजर्वेशनिस्ट का काम करें, जब आप इकोलॉजी, एनवायरमेंट या डिफरेंट स्पीसीज को कंजर्व करने का काम कर रहे हैं, तो आपको ग्रीन ऑस्कर या विटले अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। एक बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है, इन्हें सम्मानित किया गया। ऑल्सो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है, उसके चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है 2022 में।
जो कि यूनाइटेड नेशंस का हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर है। सो दिस इज रियली अ प्राउड मोमेंट नॉट ओनली फॉर असम बट दिस इज अ प्राउड फॉर इंडिया। और तभी इनको नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है कि इनको यूनाइटेड नेशंस का जो हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर है उनसे सम्मानित किया गया है। और वो भी किस चीज के लिए कि इन्होंने एक स्पीसीज, एक बर्ड हरगिल्ला, जिसको लोग हड़काते थे, जिसको देखकर लोगों के मन में एक बैड ओमेन वाली इमेज थी, उसका प्रोटेक्शन, उसका कंजर्वेशन किया। सेल्फलेस। आगे जाकर इनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा तो उसमें बिल्कुल आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है, बिकॉज शी डिजर्व्स दिस। And last year, she was included into the Times Women of the Year 2025 list, the only woman from India. तो करंट का भी पार्ट हो गया ना। ये इनके फेमस अवार्ड, फेमस ऑनर्स हैं नारी शक्ति पुरस्कार के साथ साथ। बाकी भी कई अवार्ड, कई ऑनर मिले हैं, ये फेमस है जहां से क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, तो याद रखिए इसको। अब हम जरा हमारे हरगिल्ला पे आ जाते हैं। तो ये रहा हरगिल्ला जो आपको दिख रहा है IUCN रेड लिस्ट में, क्योंकि सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक APSC के क्वेश्चन में हरगिल्ला को प्रोटेक्ट करने से लेकर बात पूछा गया, तो अगले में उनके बाकी अवार्ड और हरगिल्ला का IUCN लिस्ट पूछ सकता है। या हरगिल्ला को जो हम बुला रहे हैं कि हमारा हरगिल्ला जो एडजुटेंट स्टॉर्क है, उसका ग्रेट एडजुटेंट स्टॉर्क, इसका IUCN स्टेटस क्या है? तो IUCN स्टेटस इसका EN है। EN मीन्स इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, EN। एंड इनके ही पूर्णिमा देवी बर्मन जी के एफर्ट्स के वजह से ग्रेट एडजुटेंट डे 2 फरवरी को मनाया जाता है, टू रेज अवेयरनेस सो दैट पीपल डू नॉट हेट दिस बर्ड, दे एक्चुअली कंजर्व इट, क्योंकि इसके नंबर काफी कम हो चुके हैं एंड मोस्टली नंबर अभी आसाम वाले रीजन में ही मिलते हैं। वही मैंने यहां मेंशन किया है कि दिस इज ए स्कैवेंजिंग बर्ड फाउंड मोस्टली इन अर्बन एरिया। रूरल एरिया में भी दिख सकता है बट मोस्टली अर्बन एरिया में दिखेगा, स्पेशली जहां पर कचरे का ढेर लगा हो या अर्बन बॉडीज जहां पर सपोज कोई बिल्डिंग बन रही हो, वहां पे आसपास गंदगी जमा हो, वहां पर सी फाउंडेड। इन्होंने पूर्णिमा देवी बर्मन जी ने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक हरगिल्ला आर्मी भी बनाई खुद का, एक इनका इनिशिएटिव हरगिल्ला आर्मी, जिसमें इन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को किसके साथ ब्लेंड किया? विमेन एम्पावरमेंट से। इन्होंने क्या किया? विमेन ग्रुप, स्पेशली रूरल या अर्बन एरिया के स्लम एरिया के विमेन जिनके वॉइस के वैल्यू कम थे, इन्होंने इनके वॉइस के वैल्यू को बढ़ाया। इन्होंने उनको अपने हरगिल्ला आर्मी ज्वाइन करवाई और उनसे बोला कि आप इस कंजर्वेशन एफर्ट में हेल्प करेंगे। तो एक साथ विमेन एम्पावरमेंट भी हो रहा है, विमेन की वॉइस को वैल्यू भी मिल रही है, साथ ही साथ क्या चल रहा है? हरगिल्ला का, एडजुटेंट स्टॉर्क का कंजर्वेशन भी चल रहा है। दोनों काम साथ में चल रहा है। दैट्स हर कमेंडेबल एफर्ट, ये उनका कमेंडेबल एफर्ट है। राइट नाउ हरगिल्ला आर्मी इज डूइंग अ कमेंडेबल वर्क, जिससे कि ना सिर्फ आसाम गुवाहाटी में बल्कि बाकी रीजन्स में भी इस स्पीसीज को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। अब उसी क्वेश्चन ने, सेम क्वेश्चन में बाकी 3 स्पीसीज भी मेंशन थे, पिग्मी हॉग, हुलॉक गिबन एंड व्हाइट विंग्ड वुड डक। मैं तुम्हें हमेशा बताता हूं कि हमारे PYQ एनालिसिस का पर्पस सिर्फ आंसर ढूंढना नहीं है। अब बाकी के जो ये 3 स्पीसीज हैं, इनका IUCN स्टेटस क्या है या इनके कंजर्वेशन के कुछ मेजर्स हैं, तो वो भी हमें जानने चाहिए। सो कम टू अदर 3 स्पीसीज। पहला कौन सा? हमारा पिग्मी हॉग। पिग्मी हॉग, जैसा कि आप ये पिक्चर देख रहे हो, पिग्मी हॉग ये वर्ल्ड के सबसे स्मॉलेस्ट पिग में से काउंट किया जाता है। सबसे स्मॉलेस्ट पिग, रेयर पिग भी है, वाइल्ड पिग, सबसे स्मॉलेस्ट, छोटा सा दिख भी रहा है पिग। IUCN रेड लिस्ट की बात करें तो पिग्मी हॉग इंडेंजर्ड लिस्ट में है, याद रखो इसको, इंडेंजर्ड में। एंड सो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आएगा। इंडेंजर्ड है तो बिल्कुल अपेंडिक्स 1 में इसको रखेंगे ही। अभी पिग्मी हॉग की ओनली नॉन पॉपुलेशन मानस नेशनल पार्क में मिलती है। द हिंदू ने रिसेंटली कवर किया था इसे। और मानस नेशनल पार्क के साथ साथ कुछ और पॉपुलेशन ओरांग नेशनल पार्क में भी मिलता है, बट मेजोरिटी पॉपुलेशन आपको मानस नेशनल पार्क में मिलेगा, जहां पर कंजर्वेशन एफर्ट चलाए जा रहे हैं, साथ में ओरांग नेशनल पार्क में जो मानस से ही कुछ दूरी पर है। तो पिग्मी हॉग से रिलेटेड ये 3, इसका IUCN स्टेटस, साइट्स का स्टेटस, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट पिग है और अभी सिर्फ मानस में मिलेगा, मतलब काफी हद तक इसके नंबर कम हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा स्पीसीज था हुलॉक गिबन। अब हुलॉक गिबन, यूजुअली 2 टाइप के हुलॉक गिबन्स हम पढ़ते हैं सिविल सर्विसेज के लिए। कौन कौन से हुलॉक गिबन? तो पहला हुलॉक गिबन हमारा हो गया, अभी देखो, अभी मैं इस तरह से तुम्हारे तरफ सर करके खड़ा हूं, तो लेफ्ट साइड इधर ईस्ट, राइट साइड इधर वेस्ट, वही यहां पर किया हुआ है। ये हमारा वेस्टर्न हुलॉक गिबन है। देखिए, ये हमारा ईस्टर्न साइड था ना, ईस्टर्न हुलॉक गिबन है।
और ये हमारा वेस्टर्न हुलॉक गिवन हो गया। इंडिया में मोस्टली आपको वेस्टर्न हुलॉक गिवन दिखेंगे। ये देखो क्यूट सा हुलॉक गिवन, किस तरह से हुलिया बनाकर, क्यूट सा हुलिया बनाकर देख रहा है। वेस्टर्न हुलॉक गिवन का आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या, इंडेंजर्ड। बट ईस्टर्न हुलॉक गिवन की बात करें तो ईस्टर्न हुलॉक गिवन का आईयूसीएन स्टेटस क्या, वल्नरेबल। ये भी आपको इंडिया में मिल जाएंगे, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, पर कम मिलेंगे। ये बाकी म्यांमार चाइना वाले रीजन में ज्यादा मिलते हैं, ये वाला इंडिया में मिलता है ज्यादा। वेस्टर्न वाला इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। बाकी चाहे वेस्टर्न हो या ईस्टर्न हो या चाइना में भी एक स्पेसिफिक और एक वैरायटी मिलती है हुलॉक गिवन की, एक और स्पीसीज है, वो जो है वो भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। बट ये तीनों डायोर्नल एनिमल होते हैं। डायोर्नल एनिमल मतलब अपनी मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी किस टाइम में करते हैं, डे टाइम में, नॉक्टर्नल नहीं है। अब तुम में से भी कई लोग डायोर्नल है, कई नॉक्टर्नल है। ऊपर वाले ने हमें डायोर्नल बनाया था कि हम दिन में अपना काम करें, पर रात में ही अगर जाग कर आपको अपने सारे काम करनी है तो फिर आप नॉक्टर्नल हो गए। ये डायोर्नल है हुलॉक गिवन, राइट। रात में कौन कौन लोग जागते हैं, एक तो चोर, और चोर को पकड़ने वाला पुलिस या चौकीदार। फिर रात में और कौन जागता है, जिनके पास दुनिया भर का टाइम रहता है, आशिक लोग पूरी रात बर्बाद करेंगे। और एक और कैटेगरी है जो रात में जागती है, कौन सी कैटेगरी, एस्पिरेंट कैटेगरी। पर आप अगर दिन में जागकर सही से डे टाइम यूटिलाइज कर लो तो रात में नहीं जागना पड़ेगा। हुलॉक गिवन भी यही बोल रहा है हमारा इंडेंजर्ड कैटेगरी का, क्योंकि रात में जाकर अपनी तबीयत नहीं खराब करनी है, इंडेंजर्ड नहीं बनना है। इसके डाइट की बात करें तो वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन इन द सेंस कि ये फ्रूट्स, लीव्स ये सब खाता है, हालांकि इंसेक्ट्स भी यूज करता है, तो हम कंप्लीट वेजिटेरियन डाइट का नहीं बोलेंगे, बट ओवरऑल वेजिटेरियन होता है, बिकॉज इंसेक्ट्स आर नॉट इट्स प्राइमरी डाइट। प्राइमरी डाइट नहीं है, इसको हम लोग एस्केवेंजर या कार्निवोरस नहीं बुलाएंगे प्रॉपरली। चलिए, मेनली इसके आप आईयूसीएन रेड लिस्ट का स्टेटस याद रखिएगा। एक और स्पीसीज था, एक और स्पीसीज था, कौन सा स्पीसीज है, लास्ट हमारा उसी क्वेश्चन में अटैच्ड था। दिस स्पीसीज, जस्ट लुक एट द नेम, व्हाइट विंग्ड वुड डक। डक था वो तो हमें पिक्चर में दिख रहा है, क्या बुलाते हैं इसको, व्हाइट विंग्ड वुड डक बुलाते हैं, व्हाइट विंग्ड वुड डक। ये देखिए हमारा व्हाइट विंग्ड वुड डक। अब हम व्हाइट विंग्ड वुड डक की बात करें, ये व्हाइट विंग्ड वुड डक है, इसका आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब ज्यादा थ्रेट है इस एनिमल को, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रहा है, याद रखना इसे। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आएगा। इट इज फाउंड ओनली इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब एंडेमिक हो गया यहाँ का। नाउ इट इज प्रोटेक्टेड इन डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, धिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नामेरी नेशनल पार्क एंड नामदाफा नेशनल पार्क। मतलब इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ये जो प्रोटेक्टेड रीजन है, यहां पर ये हमारा व्हाइट विंग्ड वुड डक मिलता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी का। एटलीस्ट रिमेंबर इट्स क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्टेटस, कि अगले बार जब मैच करने को दिया जाए तो आप मैच कर सके। साथ ही साथ ये कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मिलता है, ये भी। इतना हमें उस फर्स्ट क्वेश्चन से करना था। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन असम के कल्चर से रिलेटेड है, इंडियन कल्चर से रिलेटेड है। क्या इसमें लिखा हुआ है, मैच द इंस्क्रिप्शंस गिवन इन द लिस्ट विद द मटेरियल्स यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द इंस्क्रिप्शंस। मतलब यहां पे इंस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं लिस्ट 1 में, और इन इंस्क्रिप्शन को मैच करना है मटेरियल से, जिन मटेरियल से इन इंस्क्रिप्शन को बनाया गया है। तो हम लोग सिर्फ मैच नहीं करेंगे, मैच करने के साथ साथ इन इंस्क्रिप्शन में क्या इंपॉर्टेंट है वो भी जानेंगे, सो दैट अपकमिंग एग्जामिनेशन में हमारा काम बन सके। कहां पर है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी। पहले तो मैच कर लेते हैं, निधानपुर इंस्क्रिप्शंस। तो अगर तुम्हें नॉलेज है तो तुम आंसर बता सकते हो साथ ही साथ, अदरवाइज मैं बताते जाता हूं। निधानपुर इंस्क्रिप्शन कॉपर का, कनाई बोरसाई इंस्क्रिप्शन रॉक का, पत्थर के ऊपर लिखा गया है, एंड देवपानी विष्णु इमेज स्टोन का। ये स्टोन और रॉक में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, एक्चुअली ये विष्णु इमेज की बात हो रही है, मतलब ये एक स्टैचू है। तो ये रॉक का, एक बड़े से पहाड़ का एक छोटा सा पार्ट निकाला गया पत्थर और उस पर बनाया गया, इसलिए स्टोन बुलाया गया। और जो हमारा कनाई बोरसाई इंस्क्रिप्शन है नॉर्थ गुवाहाटी में जो है, ये पत्थर के ऊपर डायरेक्टली लिखा गया था, उसको कट नहीं किया गया था पहाड़ के पार्ट को
दैट्स वाई रॉक बुलाया जाता है। तो ये डिफरेंस रॉक और स्टोन के बीच है, डू नॉट कंफ्यूज। कनाई बरसाई रॉक, देवपानी विष्णु इमेज ऑफ अ स्टोन विच इज कार्व्ड आउट ऑफ द रॉक, जो कि रॉक से निकाला गया। अब हम इसकी डिटेल की बात करें तो सबसे पहले निधानपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। निधानपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन का एक रेप्लिका, एक एग्जाम्पल आपके पास यहां पर है। आप ये कॉपर प्लेट देख सकते हो और यहां पर स्क्रिप्ट भी देख सकते हो। गणेश जी की गणेश जी का फिगर जैसा एक फिगर यहां बना हुआ है और कुछ लिखा हुआ है यहां पर। व्हाट इज दिस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन? उसके लिए हमें यहां आना पड़ेगा कि इस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन को इशू किया था या बनाया था किंग भास्कर वर्मन ने, जो कामरूप के राजा हैं। और यहां पे इन्होंने डिटेल में बताया अपने लैंड ग्रांट्स के बारे में जो ये ब्राह्मण्स को दे रहे हैं कामरूपी स्क्रिप्ट में। ये कामरूपी स्क्रिप्ट, दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इंस्पिरेशन behind the present day Assamese language, one of the inspiration behind present day Assamese language, कामरूपी स्क्रिप्ट भी कंसिडर की जाती है। और इसी स्क्रिप्ट में लिखकर ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में बता रहे हैं किंग भास्कर वर्मन कि किस तरह से मैंने ब्राह्मण्स को जमीन दान में दी थी। ब्राह्मण्स को जमीन में दान देने की जहां तक बात है गाइज, तो लैंड गिवन टू ब्राह्मण्स, इसके लिए हम लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि इस चीज को स्टार्ट किया था सातवाहन रूलर्स ने, और इसको हम बुलाएंगे टैक्स फ्री दान है। जैसे सपोज ये पेन है और ये पेन आज तुमने किसी को दान दे दिया, तो फिर तुम उससे मांग नहीं सकते हो कि भाई मेरे को वापस दे दो। तुम्हारे पास एक बाईसाइकिल है, तुम्हारे पास बाइक है, कार है, जमीन है, तुमने दान में दे दिया, तुमने 100 रुपए का नोट दान में दे दिया, तुम कल को मांग थोड़ी लोगे। तो टैक्स फ्री ग्रांट होता था। राजा ने एक बार जमीन दान में दे दी तो राजा वहां से टैक्स नहीं लेता था। इसको बोला जाता था ब्रह्मदेय। क्या बोला जा रहा है? ब्रह्मदेय, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला, ब्रह्म के नाम पर निकालकर ब्राह्मणों को दिया जाने वाला। और दूसरा नाम इसका क्या है? अग्रहार भी बुलाएंगे। अग्रहार, आहार का पहला पार्ट जो ब्रह्म को दिया जाता है, ब्राह्मण्स को दिया जाता था। ये सातवाहन रूलर्स ने स्टार्ट किया था, जिसको पॉपुलर किया, इस ब्रह्मदेव वाले कल्चर को पॉपुलर करने का काम करते हैं हमारे गुप्त रूलर्स। आगे जाके इंपेरियल चोल रूलर्स भी, बट उससे पहले गुप्त रूलर ने बड़ा पॉपुलर किया था। चाहे वो चंद्रगुप्त वन हो, या उसका चंद्रगुप्त का बेटा हो, या चंद्रगुप्त का पोता हो, या उसका पोता हो, मतलब चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, सबने किया था। इन्होंने बड़ा पॉपुलर कर दिया था। अगर हम इस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन की बात करें तो ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस कई जगहों पर मिले, बट मोस्टली दिस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस वर फाउंड इन पंचाखंड परगना। ये पंचाखंड परगना राइट नाउ बांग्लादेश में पड़ता है। तो हमारा आंसर का एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे पार्ट पर आते हैं। दूसरा पार्ट हमारा क्या था? दूसरा पार्ट था हमारा कनाई बरसाई रॉक इंस्क्रिप्शन के बारे में। तो ये कुछ इमेजेज हैं। अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ रॉक तो नहीं है, आप ये तो लोहे के ऊपर या स्टील के ऊपर लिखा हुआ है। तो बिल्कुल प्रिजर्व करके आपको दिखाने के लिए इसे स्टील के ऊपर अब इनग्रेव करके सरकार ने बना दिया है ताकि आप देख सकें। बट इसको ओरिजिनली एक पत्थर के ऊपर इस तरह से इंस्क्राइब किया गया था, पत्थर के ऊपर, रॉक के ऊपर लिखा गया था, पहाड़ के टुकड़े पर रॉक कर लिखा गया था। अभी प्रिजर्व करके पब्लिक तक पहुंचाने के लिए रॉक इंस्क्रिप्शन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में इस तरह से डिवाइड किया गया है। द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इज दैट इट होल्ड्स द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ एन असमीज इंस्क्रिप्शन बिलोंगिंग टू 1205, मतलब 13th सेंचुरी का एक असमीज इंस्क्रिप्शन है जो कि असमीज इंस्क्रिप्शन के अर्लीस्ट पार्ट का एक हिस्सा है, जो नॉर्थ गुवाहाटी में भी मिलता है। अगर आप नॉर्थ गुवाहाटी कभी घूमने जाओगे तो आप देख सकते हो बिल्कुल कनाई बरसाई रॉक इंस्क्रिप्शन को। अर्लीस्ट असमीज इंस्क्रिप्शन के सोर्स में से एक माना जाता है 13th सेंचुरी का। अब इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है, 13th के बाद 17th भी मिलेंगे, बट अर्लीस्ट तो 13th हुआ। यहां पे साथ में इसी रॉक इंस्क्रिप्शन में एक जगह गणेश जी की इस तरह से इनग्रेविंग भी की हुई है। स्टैचू इसको नहीं बोलेंगे, उसी पहाड़ के ऊपर कट करके इनग्रेविंग करके गणेश जी की स्टैचू बनाई गई है, जिसमें आज पूजा भी करते हैं। 13th और 17th सेंचुरी के डिटेल्स हमें मोस्टली मिलते हैं, जो नॉर्थ गुवाहाटी में भी है। जब हम 13th सेंचुरी की बात करेंगे तो 13th सेंचुरी का जो इंस्क्रिप्शन है, एक ही जगह पर दोनों है, 13th और 17th वाला, वो राजा पृथु के बारे में बता रहा है। बहादुर राजा पृथु, जिन्होंने बख्तियार खिलजी के इन्वेडिंग आर्मी को पीछे धकेल दिया था। ये वही बख्तियार खिलजी है जो मोहम्मद गोरी का स्लेव था, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया, हमारी प्रीसियस धरोहर को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। असम तक भी पहुंचा, बंगाल भी गया, उड़ीसा भी गया, हर जगह डिस्ट्रक्शन का काम करता है। और यहां पे राजा पृथु इसको पीछे धकेल देते हैं। और कहा जाता है कि बाद में फिर बख्तियार खिलजी की डेथ भी होती है हारने के बाद। यहां पर
ये जो अचीवमेंट है ये 13th सेंचुरी में इसी इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया। फिर आगे जाके 16th सेंचुरी में बैटल ऑफ सराय घाट के टाइम में एक ग्लोरियस लेजेंडरी बैटल जिसमें वीर लचित बोरफुकान ने लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने मुगल का जो सपना था कि पूरे इंडिया को जीतेंगे, उस सपने को रोक दिया था, उसको तोड़ दिया था। एक तरफ इधर नॉर्थ ईस्ट में वीर लचित बोरफुकान और उधर इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में या इंडिया के वेस्ट में दक्कन में वीर मराठा। इन लोगों ने मुगल एम्परर जो औरंगजेब था उसके नेफेरियस, उसके इंटेंट को, इंडिया को जीतने के इंटेंट को रोका। और वो अचीवमेंट यहां पर मेंशन्ड है 17th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन सेम प्लेस पर। तुम्हारे लिए एक टास्क है, बैटल ऑफ सराय घाट के टाइम में वीर लचित बोरफुकान तो कमांडर के फॉर्म में लड़ ही रहे हैं, अहोम जनरल के फॉर्म में, कमांडर के फॉर्म में। अभी राजा कौन थे, उन राजा का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। स्पेशली किंग का नाम तो बिल्कुल बताओगे और उनके कंट्रीब्यूशन भी। एंड स्टडी अबाउट वीर लचित बोरफुकान। फिर उसके बाद उसी क्वेश्चन में एक और पार्ट क्या था, देवपानी विष्णु इमेज। देवपानी विष्णु इमेज मतलब ये विष्णु जी की स्टैचू, यहां इमेज का मतलब पेंटिंग मत समझिएगा, स्टैचू है जो देवपानी गोला घाट में मिली है। और ये देवपानी विष्णु इमेज जो है ये तो और पुरानी है गाइज, प्री अहोम टाइम का इसको कंसिडर किया जाता है कि ये देवपानी विष्णु इमेज प्री अहोम टाइम का है, मतलब अहोम पीरियड से भी पहले का, जिसमें सिर्फ विष्णु जी की स्टैचू नहीं, ये तो एक लॉर्ड विष्णु की स्टैचू है। लॉर्ड विष्णु के स्टैचू के अलावा बाकी और अदर हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस भी हैं, इनकी भी स्टैचू, इनकी भी, इनसे रिलेटेड भी साक्ष्य हमको यहां पर देवपानी रीजन से मिले हैं, गोलाघाट रीजन से। इसका टाइमलाइन की हम अगर बात करें तो अराउंड 7th सेंचुरी सीई का माना जाता है, अबाउट 7th सेंचुरी सीई। कभी गोलाघाट जाना हो तो आप देवपानी विष्णु इमेज या बाकी वहां पे हिंदू डेटीज से रिलेटेड जो इमेजेज हैं, चीजें हैं, उनको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इन असम हैज हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन रिलिक्स टुगेदर। मतलब इंडिया के 3 ग्रेट फिलोसफी, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इन तीनों से रिलेटेड रेलिक्स, इन तीनों से रिलेटेड रिमेन्स, इनमें से कौन से साइट पर है। तो आंसर तो हम देखेंगे, हम मालूम पड़ जाएगा कि आंसर है सूर्य पहाड़। पर सिर्फ आंसर से काम नहीं चलेगा, सूर्य पहाड़ के बारे में डिटेल्स देखेंगे, मालेगार के बारे में डिटेल्स देखेंगे, दाऊजली हडिंग के बारे में डिटेल्स देखेंगे एंड कोकियाजाना पार्क के बारे में भी, तब जाके हमारा पीवाईक्यू एनालिसिस कंप्लीट होगा। सो कम टू दिस। पहला है सूर्य पहाड़, ग्वालपारा। सूर्य पहाड़ जैसे एक इमेज आप यहां पर देख रहे हो सूर्य पहाड़ का, यहां पे इस तरह से रॉक्स हैं, स्टोन्स हैं और इनमें कट करके हिंदुइज्म, हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस को डेडिकेटेड, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा शिव टेम्पल भी है, भगवान शिव को डेडिकेटेड, महादेव को डेडिकेटेड एक बड़ा अच्छा टेम्पल भी यहाँ पर है, एक टेम्पल भी है अच्छा सा, ये नहीं इससे बड़ा एक टेम्पल है। तो हिंदुइज्म, भगवान बुद्ध, लॉर्ड बुद्ध से रिलेटेड भी कई रेलिक्स हैं, कुछ स्तूपाज मिले हैं, छोटे छोटे स्तूपाज जहां पे बुद्ध भगवान के रेलिक्स को स्टोर किया गया था। अच्छा एक बात बताना, क्या स्तूप का कल्चर अशोक ने ही स्टार्ट किया था या उससे पहले भी स्तूप का कल्चर मिलता था? क्वेश्चन मैं एक तुम्हें देता हूं जिसका तुम कमेंट करके आंसर बताओगे कमेंट सेक्शन में। इज स्तूप कल्चर originated with बुद्धिज्म? आंसर बताओ मुझे इसका, कमेंट सेक्शन में करके बताओगे। फिर उसके बाद जैन स्कल्पचर्स, जैन तीर्थंकर्स को डेडिकेटेड भी स्कल्पचर्स एक ही रीजन में, एक ही प्लेस पर, सूर्य पहाड़ वाले प्लेस पर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर मिले हैं। इट इज अ वेरी गुड टूरिस्ट स्पॉट एज वेल एज कल्चरल स्पॉट, कभी मौका मिले तो आप घूमने जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन का भी आंसर करना है कि इज स्तूप कल्चर ओरिजिनेटेड विद बुद्धिज्म, है ना। चलिए नहीं बने तो मुझे बताना। फिर सेकंड जो था वहां पर क्या है, मार्टेल मेमोरियल होम लाटू, क्वेश्चन में ये था ना, ये देखो मालेगार यहीं पर है, मालेगार में ही। तो पहला हो गया हमारा, अब हम बाकी तीनों का एनालिसिस करेंगे, पीवाईक्यू एनालिसिस का यही मतलब है। तो सेकंड क्या है, मालेगार का जो प्रेजेंट डे करीमगंज में है, यहां आप देख सकते हो लिखा हुआ क्या है, इन द मेमोरी ऑफ दोज हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स इन द ग्रेट म्यूटिनी ऑफ 1857, 1857 सन 1857 के विद्रोह से रिलेटेड, फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, 1857 के विद्रोह से रिलेटेड ये मार्टर मेमोरियल है। लाटू में मार्टर मेमोरियल एट लाटू, मालेगार, करीमगंज। तो इसकी हिस्ट्री 1857 से रिलेटेड है, ये तो हमने जाना ही। अब यहां पर क्या था ना, 34th नेटिव इन्फेंट्री
34th नेटिव इन्फेंट्री, इसके सोल्जर्स ने 1 नवंबर 1857 में रिवोल्ट किया। रिवोल्ट करके ये लोग त्रिपुरा को निकलते हैं। दे वर गोइंग टुवर्ड्स त्रिपुरा, बंगाल से निकले थे और त्रिपुरा जा रहे थे। पर त्रिपुरा का जो राजा है ना, वो राजा ब्रिटिश के फेवर में था। कई ऐसे राजा थे जैसे सिंधियाज, जिनको हम सबने जाना, पटियाला के राजा। त्रिपुरा के राजा ने इनको रोक दिया, तो ये बड़ी बहादुरी से लड़े। बहादुरी से लड़ते हैं और इस तरह से यहाँ शहीद होते हैं, तो यहाँ पर मार्टर मेमोरियल बनाया गया। फिर उसके बाद ये लोग आगे निकलकर मणिपुर की तरफ बढ़ गए थे। तो 1857 के रिवॉल्ट में इन बहादुर सिपाहियों ने अपनी छाप यहां छोड़ी, जिनके लिए मार्टर मेमोरियल है। ठीक है, इसे बैटल ऑफ लाटू के नाम से भी बुलाया जाता है, बैटल ऑफ लाटू, जिसमें 26 फ्रीडम फाइटर्स, 26 रिबेलियंस ऑफ 1857 इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ये कितना फ्रीडम मूवमेंट था, कितना फ्रीडम मूवमेंट नहीं था, इस चीज के बारे में डिस्कशन मैंने पहले भी तुम्हारे साथ क्लास में किया है कि इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसलिए बुलाया गया ताकि आगे आने वाली जनरेशन को इंस्पायर किया जा सके कि आजादी की पहली लड़ाई थी। अगर आजादी की पहली लड़ाई एक औरत अपने पीठ पर अपने एडॉप्टेड सन को बांध कर लड़ सकती है, तो बाकी यूथ भी लड़ सकता है। अगर आजादी की पहली लड़ाई एक 75-76 साल का बूढ़ा बाबू कुंवर सिंह, जो एज में भले बूढ़ा था पर सबसे बहादुरों में से एक था, अगर वो लड़ सकता है तो हर जवान लड़ सकता है। इसलिए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह के भी रेफर किया जाता है, और यहां पर भी हम इनको फ्रीडम फाइटर बुला रहे हैं। नेक्स्ट प्लेस की बात करें तो नेक्स्ट प्लेस है दाऊजली हेडिंग। ये इंडिया के एंशिएंट हिस्ट्री का, जो दिमा हसाओ रीजन में है, आप देख सकते हो, ये इंडिया के एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट कल्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? बिकॉज दिस इज द नियोलिथिक साइट। ये नियोलिथिक साइट है, द फर्स्ट साइट विच इज फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब नियोलिथिक साइट है, तो नियोलिथिक साइट पे सबसे फेमस चीज क्या थी? सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफ जो स्टार्ट हो रही थी। जब मैंने तुमको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया तो मैंने बताया ना, नियोलिथिक पीरियड को हम नियोलिथिक रिवॉल्यूशन भी बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि सेटल्ड एग्रीकल्चर की शुरुआत हो रही थी। अब जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हो रही है तो फिर पॉटरी की भी शुरुआत हो चुकी थी। आप पॉटरी देख चुके हो, स्टोन टूल्स बड़े अच्छे पॉलिश्ड मिलते थे। लोगों ने अपना गांव बनाना शुरू कर दिया, अपना घर बनाना शुरू कर दिया, डिवीजन ऑफ लेबर सेक्स के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर करना शुरू कर दिया, तो रिवॉल्यूशन तो बुलाया जाएगा ही। उसके प्रमाण हमें यहाँ पर दाऊजली हेडिंग से मिले हैं, जिसका एक्सकेवेशन 1961-63 के टाइम में एमसी गोस्वामी एंड टीसी शर्मा साहब ने किया था। रिमेंबर दिस मच, ये याद रखना है आपको। एंड एक और साइट जो कि मेंशन है इसमें, कौन सा साइट? काकोई जाना पार्क। अब ये काकोई जाना पार्क जो है वो स्पेशली इस स्पीसीज के लिए फेमस है। कितने ध्यान से देख रहा है ये? हाँ, इसका नाम है गोल्डन लंगूर, और इसको पार्क वालों ने एक नाम भी दिया है, सोनाली बंदर। इसका नाम क्या रखा है इन्होंने? सोनाली बंदर, गोल्डन लंगूर, जो कि अभयपुरी के पास बोंगाई गांव में पड़ता है। अब बोंगाई गांव का क्या रेलेवेंस है ये तो आपको पढ़ना ही है। साथ ही साथ तुम मुझे ये भी बताओगे व्हाट इज द पॉइंट ऑफ, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ अभयपुरी। अभयपुरी का क्या इतिहास है? व्हाट इज अभयपुरी, जहां पे काकोई जाना पार्क है। अब हम काकोई जाना पार्क में गोल्डन लंगूर पर आते हैं, तो गोल्डन लंगूर जो है वो IUCN के रेड लिस्ट में कौन सी कैटेगरी में है? EN मतलब इंडेंजर्ड। साथ ही साथ शेड्यूल 1 एनिमल भी है, साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में आएगा, वो भी याद रखो। गोल्डन लंगूर के अलावा बाकी भी स्पीसीज हैं, प्रोटेक्टेड स्पीसीज, यहाँ पर रेयर स्पीसीज, बट स्पेशली गोल्डन लंगूर के लिए इस पार्क को जाना जाता है। हमारा गोल्डन लंगूर के बारे में एक चीज याद रखो, गोल्डन लंगूर आर लिस्टेड इन द कैटेगरी ऑफ रेयर स्पीसीज इन द रेड डाटा बुक ऑफ IUCN। IUCN की जो रेड डाटा बुक है उसमें इसको रेयर स्पीसीज में काउंट किया गया है। अभयपुरी का क्या हिस्ट्री है ये तुम मुझे बताओगे। चलिए, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां क्या कर रहा है? किंग हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, हर्ष, जिनकी बायोग्राफी क्या थी? हर्षचरित। किंग हर्षवर्धन, जिनके कैपिटल का नाम क्या था? कहां था कैपिटल? पाटलिपुत्र? नहीं, तो कहां कैपिटल था बताना हर्षवर्धन का। आज पढ़ना और मुझे बताना। किंग हर्षवर्धन हैड फ्रेंडली रिलेशन विथ विच अमंग द फॉलोइंग किंग ऑफ कामरूप। इन चारों में से, किंग कामरूप के इन चारों राजाओं में से किनके साथ राजा हर्षवर्धन के फ्रेंडली रिलेशन थे? तो पहला काम तुम्हारा क्या है? तुम मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे। होमवर्क तुम भी करो, मेहनत नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? दूसरों से ज्यादा मेहनत करना है, बस यही चीज चाहिए। हमें मेहनत करना है, नेगेटिव कंपटीशन नहीं, पॉजिटिव कंपटीशन। नेचर भी सिखाता है, तो पॉजिटिवली कंपटीशन करना है, मेहनत करना है। तुम लोग बैठकर अभी डिनर कर रहे होगे, मैं तुम्हारे लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, तो तुम भी मेहनत करो, फिर डिनर कर लेना, या डिनर करने के बाद पढ़ना। करेंगे अभी जाकर डिनर। तो पहले तो आंसर बताओगे।
फिर हर्षवर्धन के बारे में पढ़ोगे, किंग हर्षवर्धन या हर्ष के बारे में। किंग हर्ष पुष्यभूति डायनेस्टी से या वर्धन डायनेस्टी से बिलोंग करने वाले किंग हर्ष। अब इनमें से किस राजा के साथ वो फ्रेंडली रिलेशन रख रहे थे वो बताइएगा। और फिर बाकी के जो राजा हैं, इन राजाओं के बारे में भी डिटेल्स पढ़िए कि इन राजाओं का क्या कंट्रीब्यूशन है, इनसे कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। दिस मच इज योर टास्क, दिस मच इज योर होमवर्क। होमवर्क मिलते रहना चाहिए और ये ना अपने नोटबुक में भी नोट किया करो। पीवाईक्यू एनालिसिस की एक अलग से कॉपी बना लो, राइट। सो दिस इज इट फॉर टुडे, इतना आज के लिए, है ना। जो होमवर्क दिया गया है उस होमवर्क को पूरा कीजिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, जय हिंद।